सोचिए, आज से सदियों पहले भारत में बिना बिजली के बर्फ कैसे बनती होगी। मतलब रात की ठंडी हवा का इस्तेमाल करके। हाँ। लोग उथली मिट्टी की ट्रे में पानी भरकर उन्हें घास के इंसुलेशन पर रखकर खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे और सुबह तक बर्फ तैयार। है ना कमाल की जुगाड़ तकनीक। बिल्कुल। और उसी जरूरत ने, आप कह सकते हैं, आज हमें रेफ्रिजरेटर तक पहुंचाया है, जो अब लगभग हर रसोई का हिस्सा है। इसने हमारे खाने को ताज़ा रखने का तरीका ही बदल दिया है पूरी तरह से। तो आज हम इसी जादुई डिब्बे की गहराई में उतर रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ इसका सफ़र और कैसे ये आज इतना स्मार्ट हो गया है। हम देखेंगे इसका इतिहास, तकनीक, डिज़ाइन और हाँ, पर्यावरण पर पड़े असर को भी। बिल्कुल। इसके लिए हमने कई तरह के स्रोतों को खंगाला है। मतलब ऐतिहासिक लेख हैं, तकनीकी गाइड हैं, बाजार की रिपोर्टें भी हैं, डिज़ाइन के बदलते दौर के दस्तावेज और यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला उपकरण हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया। शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब बिजली नहीं थी पर ठंडक की ज़रूरत तो थी ही। हाँ बिल्कुल। बिजली से पहले भी लोगों ने ठंडे रहने के सच में गजब के तरीके इजाद किए थे। जैसे प्राचीन ईरान में यखचाल नाम की खास इमारतें होती थीं। वो रेगिस्तान में भी बर्फ जमाए रखती थी। हाँ, कमाल की इंजीनियरिंग थी वो। और भारत में रात वाली बर्फ बनाने की तकनीक तो हमने सुनी ही। इसके अलावा वाष्पीकरणीय शीतलन यानी एवेपोरेटिव कूलिंग तो बहुत आम था। मिट्टी के मटके या घड़े। हाँ, मटके तो आज भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। और खिड़कियों पर लगी गीली खसकी चटाइयाँ, ये तो आज भी कई जगह दिख जाते हैं। और इनके पीछे का विज्ञान बड़ा सीधा साधा और कारगर है। आप देखिए, जब पानी भाप बनता है तो वो अपने आसपास से गर्मी खींचता है ना, उसी से ठंडक पैदा होती है। अच्छा। मटके की दीवारों के जो महीन छेद होते हैं, उनसे पानी रिसकर बाहर आता है और हवा में उड़ जाता है। इससे मटका और अंदर रखा पानी ठंडा रहता है। खस की चटाई से गुजरती हवा भी मतलब इसी सिद्धांत पर ठंडी हो जाती है। मैंने सुना है नमक के घोल से भी ठंडक पैदा की जा सकती थी, जैसे साधारण नमक से -20 डिग्री सेल्सियस तक और कैल्शियम क्लोराइड से तो -50 डिग्री सेल्सियस तक। ये कैसे होता था? हाँ, ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे कहते हैं। जब नमक पानी में घुलता है तो उसे घुलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, मतलब गर्मी। वो पानी से ही ले लेता है और पानी ठंडा हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक पेंच था। उस घुले हुए नमक को वापस पाने के लिए घोल को गर्म करना पड़ता था। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ये बहुत झंझट का काम था। हाँ, वो तो है। और ये सारे पुराने तरीके, चाहे वो रात की बर्फ हो या मटके का पानी, मौसम पर बहुत निर्भर करते थे। मतलब भरोसेमंद नहीं थे बिल्कुल। सही बात है। तो फिर असली मशीन वाली ठंडक यानी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन की कहानी वो कब और कैसे शुरू हुई? इसकी नींव रखी कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने। स्कॉटलैंड के विलियम कलिन ने 1755 में ही वैक्यूम और डायथाइल ईथर से थोड़ी बर्फ बना के दिखा दिया था कि ये संभव है। 1755 में? हाँ, हालांकि वो व्यवहारिक नहीं था उस वक्त। लेकिन असली गेम चेंजर आइडिया तो शायद अमेरिका के ओलिवर एवांस का था। 1805 में उन्होंने बंद वेपर कंप्रेशन साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो आज भी ज्यादातर फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। हालांकि इसे हकीकत में बदलने का श्रेय जाता है 1834 में जाकब पर्किंस को। वो अमेरिकी थे पर ब्रिटेन में काम कर रहे थे। उन्होंने पहला काम करने वाला लगातार चलने वाला वेपर कंप्रेशन सिस्टम बनाया। सोचिए, करीब 200 साल पहले। और माइकल फैराडे ने भी तो 1820 में गैसों को तरल बनाने में कामयाबी हासिल की थी, जो शायद इस तकनीक के लिए जरूरी रहा होगा। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण कदम थे। पर्किंस के बाद जेम्स हैरिसन ने 1850 के दशक में इसे और व्यावहारिक बनाया। उनकी मशीनें शराब की फैक्ट्रियों और मीट पैकिंग प्लांट में इस्तेमाल होने लगी। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूज पहले शुरू हुआ। हाँ। लेकिन इसे वाकई कुशल और भरोसेमंद बनाने का काम किया जर्मन इंजीनियर कार्ल वॉन लिंडे ने। 1876 में उनका अमोनिया वाला रेफ्रिजरेटर और 1895 का रेफ्रिजरेशन साइकिल का पेटेंट वो मील का पत्थर साबित हुआ। यानी औद्योगिक इस्तेमाल तो शुरू हो गया था, पर घरों में बिजली वाले फ्रिज पहुंचने में कितना वक्त लगा? घरों तक आने में थोड़ा समय लगा। शुरुआती कमर्शियल इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 1890 के दशक में दिखने लगे थे। हंगरी में इस्तवान रॉक ने 1894 में एक बनाया था। और पहला घरेलू मॉडल? अमेरिका में फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने 1913 में डॉमल रे नाम से एक यूनिट बनाई।
ये इंटरेस्टिंग था, ये लोगों के पहले से मौजूद आइस बॉक्स के ऊपर लग जाती थी। अच्छा, जुगाड़ जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर 1918 तक केल्विनेटर में ऑटोमेटिक कंट्रोल भी आ गया, लेकिन बड़ा बदलाव आया जब एल्फ्रेड मेलोज ने 1916 में सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बनाई, यानी मशीनरी और ठंडा करने वाला डब्बा सब एक साथ। ओके। इसी को खरीदकर 1918 में विलियम ड्यूरेंट ने फ्रिजिडेयर कंपनी शुरू की और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। और फिर आया जनरल इलेक्ट्रिक का मशहूर मॉनिटर टॉप रेफ्रिजरेटर 1927 में। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, डिजाइन बड़ा अनोखा था, एक युद्धपोत जैसा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत महंगा रहा होगा। हाँ, बहुत महंगा। 1927 में इसकी कीमत $525 थी। अब तुलना के लिए सोचिए, 1922 में एक औसत फ्रिज $714 का था, जबकि एक नई फोर्ड मॉडल टी कार सिर्फ $476 में आ जाती थी। बाप रे, मतलब फ्रिज खरीदना कार खरीदने से महंगा था। बिल्कुल। और सिर्फ कीमत ही नहीं, शायद सुरक्षा भी एक मसला रही होगी इन शुरुआती मॉडलों में। बिल्कुल, ये आज के फ्रिज जैसे सुरक्षित नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनमें अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथाइल फॉर्मेट जैसी गैसें इस्तेमाल होती थीं। सल्फर डाइऑक्साइड, जो जी मॉनिटर टॉप में था, वो आंखों और त्वचा में जलन पैदा कर सकता था और लीक होने पर खतरनाक था। ओह। मिथाइल फॉर्मेट तो जहरीला और ज्वलनशील दोनों था। सोचिए, किचन में एक ऐसी मशीन जो जहरीली गैस लीक कर सकती हो। हाँ, ये तो डरावना है। और इन्हें घर में लगाना भी आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई शुरुआती मॉडलों में मोटर और कंप्रेसर जैसे भारी और शोर करने वाले हिस्से वो बेसमेंट या किसी अलग कमरे में रखने पड़ते थे। अच्छा। और पाइपों के जरिए किचन में रखे ठंडे बक्से से जोड़ा जाता था। इसीलिए जब सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स आईं, जिनमें सब कुछ एक ही डिब्बे में था, वो एक बड़ी राहत थी लोगों के लिए। तो ये इतने महंगे थे, थोड़े खतरनाक भी, फिर ये हर घर की जरूरत कैसे बन गए? कुछ तो बदला होगा। हाँ, बड़ा बदलाव आया 1930s के दशक में फ्रियॉन 12 R12 नाम के नए रेफ्रिजरेंट के आने से। ये कमाल का था, न जहरीला न ज्वलनशील। इसने लोगों का डर काफी हद तक दूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोतों में लिखा है, कि अमेरिका में फ्रिज सबसे ज्यादा 1930 और 40 के दशक में लोकप्रिय हुए, यानी महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के दौर में। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? जब लोगों के पास पैसे कम थे, तब वो फ्रिज क्यों खरीद रहे थे? ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। अब देखिए, 1920 के दशक के आखिर में 10% से भी कम घरों में फ्रिज थे, पर 1940 के दशक के मध्य तक यह आंकड़ा 90% के करीब पहुंच गया। कमाल है। शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि मुश्किल समय में लोगों को खाना बर्बाद न करने की अहमियत ज्यादा समझ आई। फ्रिज खाना ज्यादा दिन ताज़ा रखता था और लोग थोक में सामान खरीदकर कुछ पैसे बचा सकते थे। और फ्रियॉन की सुरक्षा और धीरे धीरे कम होती कीमतों ने भी मदद की, जाहिर है। और इसी दौर में अलग से फ्रीजर, जिन्हें डीप फ्रीज कहते थे, वो भी आने लगे। बिल्कुल। 1940 और 50 के दशक में फ्रीजर ने तो खाने की दुनिया ही बदल दी। फ्रोजन फूड्स आम हो गए। अब सब्जियां, मीट वगैरह महीनों तक रखे जा सकते थे। इसने लोगों की शॉपिंग की आदतें बदल दी। सही बात है। और साथ ही फ्रिज के डिजाइन पर भी ध्यान जाने लगा। वो सिर्फ एक मशीन नहीं, घर का एक हिस्सा बन रहा था, एक फर्नीचर जैसा। डिजाइन की बात आई है तो रेमंड लवी का 1935 का सीयर्स कोल्ड स्पॉट डिजाइन तो क्रांतिकारी माना जाता है। कहते हैं उसकी वजह से बिक्री 300% बढ़ गई थी। हाँ, लोवी ने उसे एक भद्दी मशीन से एक आकर्षक, सुव्यवस्थित, मतलब स्ट्रीमलाइन्ड उपकरण बना दिया। उसके बाद तो रंगों का दौर आया। हाँ। शुरू में सब सफेद होते थे, फिर 50-60 के दशक में हल्के पास्टेल रंग, बेबी पिंक, टर्कवाइज। 70 के दशक में गहरे रंग आए, एवोकाडो ग्रीन, हार्वेस्ट गोल्ड। याद है वो रंग? हाँ, बिल्कुल याद है। फिर काला, और अब सालों से स्टेनलेस स्टील का राज है। बिल्कुल। बीच बीच में रेट्रो लुक वाले फ्रिज जैसे स्मैग या किचन कैबिनेट में छिप जाने वाले इंटीग्रेटेड डिजाइन भी दिखे, पर शायद इंटीग्रेटेड उतने चले नहीं। हाँ, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। और एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी डिजाइन बदलाव था, दरवाजे के लैच की जगह मैग्नेटिक सील का आना। ओ हाँ, ये जरूरी था। बहुत जरूरी। पुराने लैच वाले दरवाजों में बच्चे खेलते खेलते अंदर बंद हो जाते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे, जो बहुत खतरनाक था। मैग्नेटिक सील अंदर से हल्के धक्के से भी खुल जाती है। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सुधार था। बिल्कुल। तकनीक में भी तो लगातार सुधार हुए, जैसे वो बार बार डीफ्रॉस्ट करने का झंझट कब खत्म हुआ? ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट, हाँ, वो 1950 के दशक में आ गया।
उससे पहले फ्रीजर की बर्फ पिघलाने के लिए फ्रिज बंद करना पड़ता था, पूरा सामान बाहर निकालो। हाँ, बड़ा काम था वो। हाँ, ऑटो डिफ्रॉस्ट में एक टाइमर होता है जो दिन में कुछ बार कंप्रेसर बंद करके एक हीटिंग कॉइल चालू कर देता है। ये कॉइल इवेपोरेटर पर जमी बर्फ को पिघला देती है और पिघला हुआ पानी एक ट्रे में जमा होकर मतलब भाप बन जाता है। इससे अंदर बर्फ की मोटी परत नहीं जमती। काफी सुविधा हो गई। और आइस मेकर और ठंडा पानी देने वाले डिस्पेंसर? आइस मेकर 1960 के दशक में और पानी डिस्पेंसर 1970 के दशक में आम हुए। ये सब सहूलियतें बढ़ाते गए। अच्छा, क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज के फ्रिज में जो ठंडक पैदा करने की मुख्य तकनीक है वो कितनी पुरानी है? शायद परकिंस के जमाने की 1834 वाली वेपर कंप्रेशन साइकिल। बिल्कुल सही। लगभग 200 साल पुरानी तकनीक, बस लगातार बेहतर होती गई है। वाओ! इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक बंद साइकिल है जिसमें एक खास तरल, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो घूमता रहता है। कंप्रेसर इस तरल को गैस बनाकर दबाता है जिससे वो गर्म हो जाती है। ये गर्म गैस फ्रिज के पीछे लगी कॉइल्स कंडेंसर में जाती है और अपनी गर्मी बाहर छोड़कर वापस तरल बन जाती है। फिर ये ठंडा तरल एक छोटे से वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, जहां दबाव अचानक कम होने से ये तेजी से फैलकर भाप बनता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ओके। यही बर्फीली ठंडी भाप फ्रिज के अंदर लगी कॉइल्स, इवापोरेटर से गुजरती है और अंदर की सारी गर्मी सोख लेती है। फिर ये गैस वापस कंप्रेसर में जाती है और साइकिल चलती रहती है। वाह, काफी सरल तरीके से समझा दिया। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और पेल्टियर तकनीक भी होती है ना? हाँ, एब्जॉर्प्शन फ्रिज बिना कंप्रेसर के गर्मी से चलते हैं, गैस या बिजली। ये बेहद शांत होते हैं, इसलिए कैंपिंग वैन, आरवीज या जहां बिजली कम आती है ऑफ ग्रिड, वहां काम आते हैं। अच्छा। पेल्टियर फ्रिज सीधे बिजली से ठंडक पैदा करते हैं, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं। ये भी शांत होते हैं पर ज्यादा बिजली खाते हैं और ज्यादातर छोटे ड्रिंक कूलर या कैंपिंग बॉक्स में ही मिलते हैं। और आजकल इन्वर्टर कंप्रेसर वाले फ्रिज बहुत आ रहे हैं, ये अलग कैसे हैं? पारंपरिक कंप्रेसर या तो पूरी ताकत से चलते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, मतलब ऑन ऑफ। इन्वर्टर कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कार का एक्सेलरेटर होता है ना। हाँ। इससे तापमान ज्यादा स्थिर रहता है, फ्रिज कम शोर करता है और सबसे जरूरी बिजली बचाता है। बिजली बचाने की बात चली है तो क्या फ्रिज वाकई पहले से ज्यादा कुशल हुए हैं? क्योंकि फीचर्स तो बढ़ते ही गए हैं। बहुत ज्यादा कुशल। एनर्जी स्टार अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के एनर्जी लेबल जैसे मानकों ने कंपनियों पर लगातार दबाव बनाया है कि वे ज्यादा बिजली बचाने वाले मॉडल बनाएं। आज का एक औसत फ्रिज 80 या 90 के दशक के फ्रिज के मुकाबले काफी कम बिजली लेता है, भले ही साइज में बड़ा हो। ये तो अच्छी बात है। हाँ, एक दौर था 70-80 के दशक में जब ऑटो डिफ्रॉस्ट और आइस मेकर जैसे फीचर आए तो फ्रिज 30-40 दशक के साधारण मॉडलों से ज्यादा बिजली खाने लगे थे। लेकिन उसके बाद से टेक्नोलॉजी ने बिजली की खपत को लगातार कम किया है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक समय था जब फ्रिज पर्यावरण के लिए, खासकर ओजोन परत के लिए बड़ा खतरा बन गए थे। हाँ, वो एक गंभीर दौर था। 1970 के दशक में दो वैज्ञानिकों फ्रैंक शर्वुड रोलैंड और मारियो मोलिना ने यह पता लगाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs गैसें जैसे कि R12 या फ्रियॉन, जो उस समय फ्रिज, एसी और स्प्रे कैन में खूब इस्तेमाल होती थी। हाँ, स्प्रे कैन में भी। हाँ, वो वायुमंडल में ऊपर जाकर ओजोन परत को पतला कर रही हैं। ओजोन परत हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला बाद में। और इसी के बाद 1987 में वो ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। बिल्कुल, इसे इतिहास के सबसे कामयाब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों में गिना जाता है। दुनिया भर के देशों ने मिलकर CFCs और उसके बाद आए HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने का फैसला किया। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या ओजोन परत बच गई? हाँ, नतीजा शानदार रहा। ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2040 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में और 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत वापस 1980 के स्तर पर पहुंच जाएगी। वाह, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि अगर दुनिया मिलकर कोशिश करे तो पर्यावरण की बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। लेकिन फिर CFCs की जगह HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे R134A इस्तेमाल होने लगे।
और उनके साथ भी कुछ दिक्कतें आई? हाँ, HFCs ओजोन के लिए तो सुरक्षित थे क्योंकि उनमें क्लोरीन नहीं होता, पर बाद में पता चला कि ये बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैसें हैं जो धरती को गर्म करने यानी ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा योगदान देती हैं। ओह, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी खड़ी हो गई? कुछ ऐसा ही। एक HFC अणु कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से हजारों गुना ज्यादा गर्मी रोक सकता है। तो फिर से बदलाव की जरूरत पड़ी? बिल्कुल, इसीलिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन जोड़ा गया। इसका मकसद HFCs के इस्तेमाल को भी कम करना है। तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिर्फ ओजोन ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद कर रहा है। तो आजकल फ्रिज में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है? आजकल R600A आइसोब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का चलन बढ़ा है। इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP बहुत कम होता है, यानी ये पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। लेकिन ये ज्वलनशील होते हैं, है ना? हाँ, यही एक चिंता है। ये ज्वलनशील होते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और सुरक्षा मानक सख्त होते हैं। साथ ही पुराने फ्रिज को फेंकते वक्त उनमें बची रेफ्रिजरेंट गैस और इंसुलेशन फोम को सुरक्षित तरीके से निकालना और नष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है, ताकि वे पर्यावरण में न मिलें। हाँ, ये भी जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे ताज़ा ट्रेंड पर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। हर कंपनी आजकल स्मार्ट फ्रिज की बात कर रही है। हाँ, ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2023 में जो बाजार करीब $3.89 बिलियन का था, वो 2030 तक $6 बिलियन को पार कर जाएगा, यानी हर साल 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी। लोग इन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या खास बात है इनमें? कई वजह हैं। सबसे बड़ी है सुविधा, कन्वीनियंस। ये फ्रिज बता सकते हैं कि अंदर कौन सा सामान रखा है, क्या खत्म होने वाला है। अच्छा। आप अपने फोन के ऐप से कहीं से भी फ्रिज का तापमान बदल सकते हैं या आइस मेकर चालू कर सकते हैं। LG का थिंक ऐप या सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स इसके उदाहरण हैं। और ये घर के बाकी स्मार्ट डिवाइसेस से भी जुड़ जाते होंगे, IoT वाला मामला। हाँ बिल्कुल, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का हिस्सा है। कुछ मॉडल तो रेसिपी भी सुझा सकते हैं या आपकी शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं। सेहत का ध्यान रखने में भी मदद करते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट ट्रैक करके खाने की बर्बादी कम कर सकते हैं। ये तो बढ़िया है। और अक्सर ये ऊर्जा बचाने में भी बेहतर होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट तरीके से कूलिंग को मैनेज करते हैं। इनमें भी अलग अलग तरह के डिजाइन आते हैं। हाँ, डिजाइन के हिसाब से देखें तो डबल डोर वाले सबसे ज्यादा बिकते हैं, लेकिन फ्रेंच डोर मतलब ऊपर फ्रिज के 2 दरवाजे, नीचे फ्रीजर का ड्रॉर वाले सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ, वो काफी स्टाइलिश लगते हैं। सैमसंग और LG जैसी कंपनियां में नए नए फीचर ला रही हैं, जैसे कन्वर्टेबल सेक्शन, जिन्हें आप फ्रिज या फ्रीजर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर ने भी वाईफाई वाले मॉडल उतारे हैं। तो कुल मिलाकर रेफ्रिजरेटर ने एक लंबा और वाकई दिलचस्प सफर तय किया है। हाँ, रात की बर्फ और मिट्टी के मटकों से शुरू होकर आज के कनेक्टेड, स्मार्ट और कहीं ज्यादा कुशल उपकरणों तक। हाँ, इसने न सिर्फ हमारे खाने को बदला, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली और पर्यावरण पर भी गहरा असर डाला है। बिल्कुल। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या ठंडक पैदा करने की कोई बिल्कुल नई तकनीक आएगी, जैसे मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन या आवाज की तरंगों से कूलिंग, जिसे एकूस्टिक कूलिंग कहते हैं? हाँ, ये तो सुनने में ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। या फिर सारा ध्यान सिर्फ मौजूदा तकनीक को और ज्यादा कुशल बनाने और स्मार्ट होम में बेहतर तरीके से जोड़ने पर ही रहेगा? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत जैसे विकासशील देश, जहां अभी भी लाखों घरों में फ्रिज नहीं है, वे कैसे रेफ्रिजरेशन की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण बचाने के लक्ष्यों, खासकर बिजली की खपत और HFCs को कम करने, इनके बीच संतुलन साधेंगे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। और क्या ये सारे स्मार्ट फीचर्स सच में हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं या हमें गैजेट्स पर और ज्यादा निर्भर बना रहे हैं? ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य का ये ठंडा बक्सा हमारे लिए और क्या लेकर आएगा।